नमस्कार साथियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण के क्रिया विषय को पढ़ा और उसी विषय को हम आज आगे और बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्रिया के दो प्रकार पढ़े, सकर्मक और अकर्मक। उन्हीं दोनों की और व्याख्या हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक है पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण और अपूर्ण, इनमें अंतर क्या है वो देखिए। कि पूर्ण सकर्मक क्रिया कब होगी? जब वाक्य में क्रिया के पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए, कि उसका पूरा अर्थ प्रकट करना हो, तो उसके लिए हमें जो कर्म दे रखा है उस कर्म का कोई पूरक की आवश्यकता न हो। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कर्म दे दिया है तो उस कर्म के लिए कोई अन्य और कर्म आने की आवश्यकता वहां पर न हो। कर्म मतलब पूरक। देखिए, इसको हम देखते हैं उदाहरण के हिसाब से। गोपाल आम खाता है। क्या खाता है? आम। तो यहां पर जो क्रिया है वो तो क्या है? खाना। क्या खाता है? आम। तो आम क्या है? कर्म। कि जब आम शब्द इस वाक्य के पूरे अर्थ को प्रकट कर रहा है तो हमें यहां पर किसी और कर्म की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अब इस आम के पूरक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम शब्द अपने आप में ही पूरा अर्थ यहां पर दे रहा है। इसको हम एक उदाहरण और जानते हैं। अध्यापक रमेश को पुस्तकें देता है। अध्यापक क्या देता है? पुस्तकें। पुस्तकें क्या हो गई? कर्म। अध्यापक पुस्तकें देता है। किसे देता है? रमेश को। क्योंकि हमने पढ़ा कि सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें क्या, किसे या किसको, इन तीनों से प्रश्न लगाकर पूछना पड़ता है। यदि आंसर सकारात्मक आता है तो हम उसे कर्म मान सकते हैं। और वही हमने यहाँ पर किया कि जब हमने क्या प्रश्न लगाया, उत्तर आया पुस्तकें। ये इसका प्रथम कर्म, जिसको हम मुख्य कर्म कहते हैं। और किसे देता है? रमेश को। तो इसका क्या हो गया? ये गौण कर्म। गौण कर्म। अब यहां पर हमें यहां पर दो कर्म क्यों लिए हैं? क्योंकि यहां पर इस एक कर्म से इस वाक्य के पूरे अर्थ को नहीं समझा जा रहा था। लेकिन शर्त ये थी कि आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर हमने आवश्यकता क्यों प्राप्त की? तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर ये दोनों जो कर्म हैं वो दोनों अलग अलग हैं। पुस्तकें रमेश का पूरक नहीं है और रमेश पुस्तकों का पूरक नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण सकर्मक क्रिया। इस उदाहरण को हम और अच्छे तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जब इसका, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि इसमें तो क्या था कि वाक्य के पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए कर्म के पूरक की आवश्यकता न हो, जबकि यहां पर क्या है कि इसमें कर्म के पूरक की आवश्यकता हो। यहां पर आवश्यकता हो और यहां पर आवश्यकता न हो। यहां पर हमें आवश्यकता नहीं थी और यहां पर भी हमें आवश्यकता नहीं है। कैसे? इसको समझें। राजा मंत्री बनाता है। क्या बनाता है? मंत्री। उत्तर आया। लेकिन हमें यह नहीं पता कि किसे बनाता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर मंत्री शब्द इस वाक्य के पूरे अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है।
इसलिए हमें इस मंत्री शब्द के लिए इसका पूरक भी लाना पड़ेगा। देखिए, राजा गंगाधर को मंत्री बनाता है, तो जैसे ही हमने इस मंत्री का पूरक गंगाधर को लिखा, वैसे ही इस वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्म के पूरक की आवश्यकता होती है। अब कर्म का पूरक होता क्या है वो समझें। कर्म के पूरक का तात्पर्य है कि जो कर्म दे रखा है उसकी पूर्ति करने वाला शब्द, और विशेष रूप से यह शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मंत्री कौन है? गंगाधर। और गंगाधर कौन है? मंत्री। अर्थात दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और इसलिए इस एक बात को स्पष्ट करने के लिए हमने दूसरा, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने ये वाला कर्म यहां पर स्थापित किया। दूसरा वाक्य देखिए, अध्यापक ने छात्र नायक बनाया। उत्तर आ रहा है, मेरे पास कर्म आ गया, क्या बनाया? छात्र नायक। उत्तर आया है, लेकिन किसे बनाया इसका अर्थ हमें पता नहीं लग रहा है। इसलिए इस छात्र नायक के पूरक के रूप में हमें किसी न किसी छात्र का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अध्यापक ने मुकेश को छात्र नायक बनाया। छात्र नायक का मतलब है मॉनिटर। तो छात्र नायक बनाया, तो अब इस छात्र नायक का पूरक हमने क्या लिख दिया? मुकेश। और इस मुकेश का पूरक क्या है? छात्र नायक। दोनों एक ही हैं। इस प्रकार से यहां पर ये क्या है कि इस कर्म की पूर्ति के लिए हमें उसका पूरक लेना पड़ा। तो जहां पर कर्म की पूर्ति के लिए उसका पूरक लेना आवश्यक हो वहां पर अपूर्ण सकर्मक होती है, और जहां पर कर्म की पूर्ति के लिए दूसरा पूरक नहीं लेना पड़े वहां पर पूर्ण सकर्म क्रिया होती है। एक बार और समझें। देखिए, यहां पर दोनों एक ही हैं। छात्र नायक और रमेश एक ही है। रमेश ही छात्र नायक है, सॉरी मुकेश ही छात्र नायक है, और छात्र नायक ही मुकेश है। जबकि यहां पर पुस्तकें और रमेश में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पुस्तकें रमेश नहीं है और रमेश पुस्तकें नहीं है। जब एक ही वाक्य में दो कर्म दिखाई दें और दोनों अलग अलग हों तब वहां पर पूर्ण सकर्मक, और जब एक ही वाक्य में हमें दो कर्म दिखाई दें और दोनों एक दूसरे के पूरक हों वहां पर अपूर्ण सकर्म क्रिया होती है। मैं मानता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को समझने से पहले एक बार हम जान लें कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए, अकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि अभाव है किसका? कर्म का। यानी कि जहां पर कर्म नहीं होता वहां पर उस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। इसकी परिभाषा है वाक्य में जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वहां अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़े? कर्ता पर। जबकि हमने सकर्मक में क्या पढ़ा था कि कर्ता पर ना पढ़कर किस पर पड़े? कर्म पर।
जैसे जैसे राकेश सो रहा है, राकेश सो रहा है, राकेश क्या कर रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने प्रश्न लगाया और ये क्या है, हमारी क्रिया, ये क्या है, क्रिया। राकेश क्या सो रहा है, इसका आंसर आया नहीं। इसका मतलब है कि जब क्या किसे किसको का उत्तर ना आए तब वहां पर हम उसे अकर्मक क्रिया मान लेते हैं। जैसे मीरा दौड़ती है, दौड़ती है क्या है, क्रिया। क्या दौड़ती है, क्या दौड़ती है, उसका उत्तर नहीं आया हमारे पास, इसलिए यहां पर ये भी क्या है, ये अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहां पर क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। जैसे कौन दौड़ती है, तो मीरा दौड़ती है, तो यहां पर कौन शब्द से हमने कर्ता का पता लगा लिया है। ऐसे ही कौन सो रहा है, अर्थात राकेश सो रहा है, तो राकेश शब्द क्या है, कर्ता। और जहां पर क्रिया सीधा सीधा कर्ता का बोध कराए वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए आगे, कुछ क्रियाएं अकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं अकर्मक होती हैं, लेकिन उनको हम सकर्मक बना सकते हैं। जैसे हम कुछ अकर्मक क्रियाओं की बात करें तो जैसे सोना, रोना, उठना, चलना, दौड़ना, निकलना आदि। ये कुछ क्रियाएं क्या है, अकर्मक है। कहने का मतलब यह है वो क्रियाएं जो स्वाभाविक रूप से होती हैं, इनको हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जब नींद आएगी तो हम सोएंगे ही, चलना है तो चलना है, यानी कि वहां पर जो है ये क्रियाएं क्या है, हमारे स्वभाव को प्रकट कर रही हैं, या ये कहें कि वो क्रियाएं जो गत्यर्थक हो, यानी कि गति का बोध कराएं, जो क्रियाएं गत्यर्थक हों वो क्रियाएं किसमें आ जाएंगी, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ऐसी कुछ और भी क्रियाएं होती हैं जो हमारे स्वभाव व गति से संबंधित होती हैं। अब देखते हैं कि इन क्रियाओं को हम अकर्मक से सकर्मक किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे हमने यहां लिखा अकर्मक क्रिया और यहां पर लिखा हमने सकर्मक क्रिया। ध्यान दें कि जब हम अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाएंगे उस समय जब हम इसमें आना प्रत्यय जोड़ देंगे, इस क्रिया में आना प्रत्यय जोड़ देंगे तब वह क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाएगी। जैसे दौड़, तो क्या होगी, दौड़ाना, या हमने इसको दौड़ को दौड़ना मान लिया एक बार, तो दौड़ना जो क्रिया है, दौड़ना जो क्रिया है उसका जब हमने सकर्मक रूप देखा तो क्या हो गया, वो दौड़ाना। ऐसे ही चलना से चलाना, यहां पर स्वयं चल रहा है जबकि यहां पर कोई चला रहा है, यहां पर स्वयं दौड़ रहा है जबकि यहां पर कोई दौड़ा रहा है। जैसे पिटना और पीटना, पिटना और पीटना, उठना और उठाना,
और देखिए मिलना, मिलाना, इस प्रकार से कुछ क्रियाएं हैं जिनको हम अकर्मक से सकर्मक बना सकते हैं। यानी कि जो क्रियाएं हैं वो अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। इस प्रकार से हमने अकर्मक क्रिया को जाना और अब हम अकर्मक क्रिया के देखते हैं भेद। अकर्मक क्रिया के भी सकर्मक के अनुसार ही दो भेद होते हैं। पहला है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। वही कंडीशन है, सेम सब कुछ वही है। इसमें भी पूर्ण में भी क्या था कि वहां पर क्या था, कर्म के पूरक की आवश्यकता थी वहां पर, यहां पर कर्ता की। यानी कि जब पूर्ण अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि वाक्य में क्रिया को अर्थ प्रकट करने के लिए कर्ता के पूरक की आवश्यकता न हो। हमने वहां क्या पढ़ा था, कर्म के पूरक की आवश्यकता न हो, जबकि अकर्मक में क्या है, कर्ता के पूरक की आवश्यकता न हो। जैसे बच्चा खेलता है, तो यहां पर खेलना क्या है, क्रिया, और बच्चा क्या है, कर्ता। तो यहां पर खेलना क्रिया अपना पूर्ण अर्थ दे रही है, इसलिए हमें यहां पर इस बच्चा शब्द का अन्य कोई पूरक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से पायल सो रही है, तो यहां पर पायल सो रही है, तो ये जो शब्द है ये पूरा अर्थ यहां पर दे रहा है, इसलिए हमें यहां पर पायल के पूरक की आवश्यकता नहीं है। देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहां पर उड़ रहे हैं क्रिया है और पक्षी क्या है, कर्ता। यहां पर आकाश में क्या है, ये कर्म नहीं है, ये इसका क्या है, आधार, यानी कि अधिकरण कारक। तो यहां पर पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में ये जो शब्द है वो वाक्य का पूरा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए हमें यहां पर भी कर्ता के पूरक की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, यहां पर कर्ता के पूरक की आवश्यकता न हो, जबकि अपूर्ण अकर्मक में हमने देखा कि कर्ता के पूरक की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यहां पर तो क्या है, आवश्यकता नहीं है। यहां पर क्या आवश्यकता है, कंफ्यूज ना हो, सकर्मक में कर्म के पूरक की आवश्यकता थी और यहां पर कर्ता के, क्योंकि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जबकि सकर्मक क्रिया में क्रिया का जो प्रभाव है या फल है वो कर्म पर पड़ता है। इसलिए सकर्मक क्रिया में मुख्य बात हम कर्म की करते हैं और अकर्मक क्रिया में हम कर्ता की करते हैं। देखिए अपूर्ण अकर्मक को हम समझते हैं। अपूर्ण अकर्मक में क्या है, कर्ता के पूरक की आवश्यकता हो। कैसे हो, देखो वह बहुत है, क्या इस वह बहुत है से वाक्य के अर्थ की पूरी प्रतीति हो रही है, नहीं हो रही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें इसकी साथ साथ इस कर्ता के पूरक की आवश्यकता होगी। जैसे वह बहुत चतुर है, तो यहां पर चतुर और वह दोनों एक ही हैं। चतुर और वह दोनों क्या है, एक ही हैं। तो हमने क्या किया, इस कर्ता के पूरक को यहां में हमने जैसे ही यहां पर वाक्य में रखा, वैसे ही यह वाक्य पूरा अर्थ देने लग गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अपूर्ण अकर्मक में कर्ता के पूरक की आवश्यकता होती है। जैसे वे थे, थे क्रिया है, क्या थे वो, क्या थे। इसके अर्थ की पूरी प्रकृति हमें कब पता लगेगा, जब हम इस कर्ता के पूरक को उसमें लिखेंगे। वे
बीमार थे। क्या थे? बीमार। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि बीमार जो है वो कौन थे? वे कौन है? बीमार। यानी कि दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने बीमार शब्द रखा वैसे ही हमारे इसमें अर्थ की प्रतीति हो गई। और इस प्रकार से हमने देखा कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंदर हमें पूरक की आवश्यकता होती है। किसकी? कर्ता के पूरक की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, प्रिया तो निकली। क्या निकली? इसका हमें अर्थ पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर यह क्रिया जो है, इस क्रिया से और इस कर्ता से दोनों से हमें वाक्य के पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है। इसलिए हमें यहाँ पर कर्ता के पूरक की आवश्यकता पड़ी। जैसे प्रिया तो बेईमान निकली। अब यहाँ पर क्या निकली? बेईमान। तो यहाँ पर इस प्रिया कौन है? बेईमान। और बेईमान कौन है? प्रिया। ठीक है। देखिए, महाराणा प्रताप थे। क्या थे? हमने क्या लिया इसकी जगह? वीर। तो जैसे ही वीर शब्द हमने रखा उसके पूरक के स्थान पर, वैसे ही पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया। इस प्रकार से अपूर्ण अकर्मक में हमें क्या है? कर्ता के पूरक की आवश्यकता होती है। एक बात और समझाना चाहूंगा मैं इस वाक्य से। प्रिया तो बेईमान निकली। प्रिया तो बेईमान निकली। आप ध्यान दें, यहां पर जब हमने प्रश्न किया क्या निकली, उत्तर क्या आया? बेईमान। अब आप कहेंगे कि सर क्या का उत्तर आया है? बेईमान। तो ये तो सकर्मक हो गई। आप यहां पर ये देखें, क्या निकली? बेईमान। अब आप ये बताइए कि क्या बेईमान और प्रिया दोनों अलग अलग है क्या? क्योंकि प्रिया कौन है? कर्ता। और बेईमान क्या हो गया? इसका पूरक। तो हमने पहले वीडियो में बात की थी कि यदि क्या का, किसे का या किसको का उत्तर कर्ता व कर्ता का पूरक आता है तो वह सकर्मक क्रिया नहीं होगी। क्या होगी वो? अकर्मक। क्योंकि हमें यहां पर कर्म चाहिए, न कि कर्ता या कर्ता का पूरक। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक बात और देंगे छोटी सी। हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया। तो हमने बात की कि सकर्मक क्रिया में कर्म आना चाहिए, और बिल्कुल कर्म आना ही चाहिए। लेकिन ध्यान दें, जहां पर कर्म की संभावना बनती है, ध्यान दें, कर्म की संभावना, यदि किसी वाक्य में किसी कर्म के होने की संभावना हो, चाहे वहां पर हमें कर्म दिखाई न दे रहा हो, तो भी वहां पर सकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे राकेश पढ़ रहा है। क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। हमने प्रश्न लगाया क्या पढ़ रहा है? उत्तर नहीं आया। लेकिन फिर भी यहां पर यह माना जाता है कि राकेश जो करता है वह कुछ न कुछ तो पढ़ रहा है, चाहे वो पुस्तक पढ़ रहा हो, चाहे वो पत्रिका पढ़ रहा हो, चाहे वह अन्य कोई किताब पढ़ रहा हो। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर संभावना प्रकट होती है, और जहां पर संभावनाएं हैं वहां पर हमें उसमें भी सकर्मक क्रिया को ही मानना पड़ेगा। जैसे मनोहर
खा रहा है। अब क्या खा रहा है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर संभावना बनती है, और जहां पर संभावना बनती है वहां पर क्या होता है, सकर्मक। क्या खा रहा है, चाहे वो रोटी खाए, चाहे वो पराठे खाए, चाहे और कुछ खाए, समोसे खाए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जहां पर संभावना बनती है वहां पर भी हमें सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग करना है, न कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग। इस प्रकार से मैं मानता हूं कि अब आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया में भेद पता लग गया होगा। इसके अलावा हमारे कुछ और भी प्रकार हैं, अन्य प्रकार या रचना के आधार पर प्रकार, उनकी विवेचना हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।